नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भारत के उस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो दोस्तों आज हम अंडमान निकोबार के आइलैंड के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि अंडमान निकोबार में हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, शिप जाना चाहिए, बाय प्लेन जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कितना खर्च जाएगा, सबके बारे में। तो चलिए बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। इस वीडियो में आपको सभी तरह के प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तो बिना देरी के बात करते हैं अंडमान निकोबार में हमें कैसे पहुंचना है। अंडमान निकोबार समुद्र के बीच स्थित एक छोटा सा आइलैंड है। यहाँ हम बाय शिप और बाय प्लेन जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपके वहाँ नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम। लेकिन अगर आप अपने शहर से हैं, यानी कि दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं या बेंगलोर से हैं, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे में आप पहुँच जाएंगे वहाँ पर। और अगर आप शिप से जाना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन तो आपको वहाँ पहुँचने में ही लग जाएंगे। और कॉस्ट की बात करें तो लगभग आपको कॉस्ट सेम ही पड़ जाएगा। लेकिन बात करें अगर आपको शिप से जाना है तो आप कोलकाता से या चेन्नई से भी आप शिप ले सकते हैं। अगर मेरी बात माने तो आप शिप से जाने से बेहतर प्लेन में ही जा सकते हैं, क्योंकि शिप में दोनों में ही कॉस्ट का अंतर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बात करते हैं अंडमान निकोबार में जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार में एक स्थान है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। ये अंडमान की कैपिटल भी मानी जाती है। दोस्तों अगर आप चाहे तो पोर्ट ब्लेयर में भी आप होटल ले सकते हैं, या फिर अंडमान की जो मेन शहर है वहां पर भी आप होटल ले सकते हैं। अगर आप पोर्ट ब्लेयर के आसपास होटल लेना चाहते हैं तो बताना चाहूंगा कि वहां का कॉस्ट कुछ ज्यादा हाई होता है। 2500, 3000, 4000, 5000 तक के होटल आपको मिल जाएंगे वहाँ। यही बात करें अगर आप अंडमान में मेन शहर पे आकर अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो जहाँ भी सेलुलर जेल ये सारी चीजें मौजूद है, इन जगहों में आपको होटल 1500 से 2000 में लगभग मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये सुझाव दूंगा कि आप पोर्ट ब्लेयर के पास ही रहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको महंगे होटल में रहने की सजेशन क्यों दे रहा हूँ। पोर्ट ब्लेयर में रुकने के आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपके होटल से वापसी के समय होटल से एयरपोर्ट तक की दूरी काफी कम होगी। पोर्ट ब्लेयर से आपके एयरपोर्ट तक की दूरी लगभग 10 मिनट ही रहेगी। 2 आइलैंड में तो आप जरूर घूमना जाएंगे, जिसका नाम है हैवलॉक आइलैंड और दूसरा है नील आइलैंड। वहां जाने के लिए आपको फेरी मिल जाएगी मेरीना सिटी से। अगर आप यहाँ से फेरी लेते हैं तो गवर्नमेंट की फेरी लेंगे तो आपको 300 से 400 में आपको आने जाने का खर्चा आ जाएगा। और अगर आप प्राइवेट शिप लेते हैं तो उनका खर्च आपको 2000 से 2500 के अंतर आ जाएगा। और ये केवल और केवल हैवलॉक जाने के लिए ही खर्च है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको लगभग कम खर्चों में ही जाना है तो आपको गवर्नमेंट शिप ही लेना होगा। अंडमान निकोबार में आप वहाँ सेलुलर जेल में जा सकते हैं, जो कि ब्रिटिश के समय में भारतीय कैदियों को प्रताड़ित करने के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश के समय में काले पानी की सजा इसी जेल के अंदर दी जाती थी। 200 रुपये यहाँ की एंट्री फीस होती है और यहाँ की नाइट शो भी बहुत बेहतरीन होती है। और अगर आप यहाँ पर नाइट शो देखना चाहते हैं तो आप जरूर देखिएगा। काफी कुछ आप लोग आखिर जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे देशवासियों को किस तरह प्रताड़ित करते थे वो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। आप वहाँ म्यूजियम में भी घूम सकते हैं, आप वहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगले दिन आप वहाँ रॉस आइलैंड भी जा सकते हैं। रॉस आइलैंड एक छोटा सा टापू है जहाँ की ब्यूटी, जहाँ की नेचर आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ 1-2 बीचेस भी है जहाँ पर आप घूमकर बहुत सारा एंजॉय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि मेरीना सिटी से आपको जहाज लेनी है हैवलॉक आइलैंड के लिए। उसके बाद आप हैवलॉक आइलैंड जाइए। तो हैवलॉक आइलैंड में आप 1 नाइट और 2 डे का स्टे बनाइए। अब बात करते हैं दोस्तों आपको हैवलॉक आइलैंड में कौन से स्थान पर रुकना चाहिए। हैवलॉक आइलैंड में सबसे खूबसूरत और सबसे नीट एंड क्लीन जो जगह है वो है राधानगर ब्रिज। तो दोस्तों राधानगर ब्रिज के सामने आपको बहुत सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 2200 से स्टार्ट होकर 3000, 4000, 5000 तक के एक बेहतरीन होटल्स मिल जाएंगे एक दिन का। तो दोस्तों कहा जाता है कि एशिया का सबसे खूबसूरत और सुंदर बीच राधानगर बीच ही है। यहाँ पर स्टे करते हो, यहाँ के नेचर, यहाँ की ब्यूटी का आनंद उठाइए। और इसी के साथ आपको दूसरे बीच भी जाना है जिसका नाम है काला पत्थर बीच। काला पत्थर बीच भी काफी फेमस बीच है हैवलॉक का, तो वहाँ भी आप जाइए। तो और एक फेमस बीच है हैवलॉक में, तो उसका नाम है एलिफेंटा बीच। इस बीच में आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखने को मिलेंगे। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप वाटर राइडिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा और बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि इन सब जगहों पे घूमने के लिए आपका साधन क्या रहेगा। इन सभी जगहों में घूमने के लिए आपको ऑटो या टैक्सी लेना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। इस सुझाव माने तो आप वहाँ से स्कूटी ले लीजिएगा। वहाँ से आप स्कूटी ले लीजिएगा एक दिन का, जिसका कॉस्ट होता है 500 से 600 रुपये एक दिन का। और आप स्कूटी से सभी जगहों पे घूम सकते हैं, जिसके में आपका खर्चा बहुत ज्यादा कम आएगा। तो दोस्तों हैवलॉक आइलैंड में 1 नाइट 2 डे का स्टे बनाने के बाद आपको दूसरे आइलैंड में जाना है जिसका नाम है नील आइलैंड। तो दोस्तों नील आइलैंड में आपको एक भी रात रुकने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग रुकते हैं, मेरे हिसाब से नील आइलैंड में एक भी दिन आपके लिए पर्याप्त है। तो मेरे हिसाब से आप शाम तक घूमकर पोर्ट ब्लेयर वापस आ जाइए। दोस्तों बात करते हैं हमको नील आइलैंड में हमको कहाँ कहाँ घूमना है और हमारा साधन क्या रहेगा।
तो दोस्तों लिन आइलैंड में भी आपको बहुत सारे फेमस बीच घूमने को मिल जाएंगे, लेकिन सबसे फेमस बीच है लक्ष्मणपुर बीच। दोस्तों लक्ष्मणपुर बीच पे अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखनी है या करनी है तो आपको वहां भी करने और देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ की जो नेचर है, यहाँ की जो ब्यूटी है वो काफी शानदार है। और इनकेस अगर आपको वहां पर स्टे करना पड़ जाए तो आपको वहां पर होटल्स और कॉटेज मिल जाएंगी। यहाँ 2500 से 3000 आपको होटल का कॉस्ट लग जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों इन सभी जगहों पे यहाँ के खाने पीने की क्या व्यवस्था है। बात करते हैं सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर की, जहाँ पर आपने 1 डे 2 नाइट स्टे किया। वहाँ आपको सभी तरह के खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी, बट यहाँ खाना पीना थोड़ा सा कॉस्टली होगा, लगभग 200 रुपए पर प्लेट तो लग ही जाएंगे। इसी प्रकार से आपको हैवलॉक आइलैंड में भी सेम कॉस्ट लग जाएगा और नील आइलैंड में भी आपको सेम ही कॉस्ट पड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमें अंडमान निकोबार कब आना चाहिए। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आप मानसून को छोड़कर कभी भी आप अंडमान निकोबार में यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों अंत में बात करते हैं कि यहाँ घूमने फिरने के लिए हमारा टोटल खर्चा कितना आ जाएगा। आपका स्कूटी कॉस्ट, फ्लाइट कॉस्ट, सभी तरह के कॉस्ट को मिलाकर कितना होगा ये बता रहे हूँ। अगर एक व्यक्ति के खर्चे की बात करें तो वो लगभग 20 से 25 हजार के लगभग आ जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।